हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि जीविका में अभी वैकेंसी आई है। तो इसमें जो है 70 मार्क्स के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपसे 20 मार्क्स के जो है सब्जेक्ट नॉलेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे आपको उसमें योजनाएं सारे जो होते हैं बिहार सरकार के और केंद्र सरकार के, उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है। तो इस वीडियो में जो है अपन बिहार के जो इतने इम्पोर्टेंट योजना है उसको हम लोग देखेंगे। लगभग लगभग 100 के आसपास योजनाएं हैं बिहार में। तो जो इम्पोर्टेंट होगा उसको अपन डिटेल में देखेंगे, और जो इम्पोर्टेंट नहीं होगा उसको अपन शॉर्ट में एक बार एक नज़र देख के आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है। तो इसी कड़ी में अभी इस वीडियो में अपन सिर्फ बिहार की योजना देखेंगे, फिर आगे वाले वीडियो में अपन केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं बिहार में जो चल रही है, केंद्र सरकार की योजनाएं, उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में तो फिलहाल हम लोग देखते हैं पहला योजना है इस वीडियो का, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। ठीक है। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं ये जो योजना है ये किसके अंतर्गत आती है। तो शिक्षा विभाग के अंतर्गत ये योजना आती है। ठीक है। और इस योजना में क्या होगा, तो जो स्टूडेंट है वो उच्च शिक्षा जो पढ़ना चाहते हैं, यानी जो बीटेक बीए बीएससी अगर तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तो उनके लिए सरकार जो है उनको बहुत ही कम ब्याज दर पर 4 लाख रुपए तक का ऋण प्राप्त कर देता है सरकार। ठीक है। तो अब देखते हैं इस स्कीम के जो फायदे क्या क्या है। तो सबसे मेन फायदे आपको याद रखना है कि इसमें जो ऋण मिलेगा आपको अधिकतम 4 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है। अच्छा, और इसमें ऐसा नहीं है सिर्फ पॉलिटेक्निक वाले या फिर जो टेक्निकल बीटेक वगैरह कर रहे हैं उनके लिए लोन मिलेगा, बाकी जो जनरल पढ़ाई पढ़ रहे हैं सामान्य जो है जैसे बीएससी कर रहे हैं उनको भी ये ऋण मिल जाता है। ठीक है। अच्छा, उसके लिए एक ये पॉइंट याद रखिएगा कि इसमें क्या होता है कि जो दिव्यांग है, ट्रांसजेंडर है और जो महिलाएं छात्र हैं उनके लिए जो है ब्याज दर जो है कितना है, 1% है। ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, एक ये पॉइंट याद रखिएगा कि ऋण की जो अदायगी है जो पाठ्यक्रम के पूरा होने पर और जो विद्यार्थी है उनको जब नौकरी मिल जाती है उसके बाद शुरू होती है। ब्याज दर जो आपने ऋण लिया हुआ है उसकी भरपाई नौकरी लगने के बाद की जाती है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसकी पात्रता की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला याद रखिएगा कि बिहार राज्य का क्या होना चाहिए, निवासी होना चाहिए, और उसकी आयु जो है कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा पात्रता क्या है कि वो 12th क्लास जो है पास होना चाहिए। ठीक है। तीसरा है आवेदक को किसी प्राधिकृत संस्था में पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना होगा, यानी कोई भी जो भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ रहा है उसमें एडमिशन लेना होगा। और चौथा है कि आवेदक को संपूर्ण जो कोर्स जिसमें एडमिशन लिए उसको पूरा करना पड़ेगा। ठीक है। अब ये आवेदन की प्रक्रिया क्या है, ऑनलाइन आप कर सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है। तो अब छोड़ के आगे बढ़ते हैं। तो अब देख लेते हैं जो इससे छोटे छोटे जो क्वेश्चन बनते हैं वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है बीएसएससी यानी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना क्या है। तो देखिए बिहार सरकार ने बीएसएससी योजना के तहत छात्रों को ऋण वितरण करने के लिए एक शिक्षा वित्त निगम स्थापित करने का निर्णय लिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। योजना का लाभ किसे मिल सकता है। तो योजना का लाभ जो बिहार राज्य के जो छात्र हैं उनको ही सिर्फ लाभ मिल सकता है, दूसरे स्टेट के हैं उनको ये लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट है बीएसएससी योजना के अंतर्गत क्या लाभ है। तो बिहार राज्य के छात्रों को 4 लाख रुपए तक का शैक्षिक ऋण मिलेगा। नेक्स्ट, बीएसएससी योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि विद्यार्थी जो है बिहार का निवासी होना चाहिए और वो 12th क्लास पास होना चाहिए। ठीक है। अभी हमने देख लिया ये सारी ऊपर। ठीक है। तो इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। और उसकी आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। सॉरी, यहाँ पे 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट आप करेक्ट कर लीजिएगा, ऊपर शायद मैंने वो उसमें गलत दे दिया था। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आवेदक की जो आयु है वो 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक और योग्यता है इसकी, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ। ये हाँ यहाँ था ना, कहाँ गया। हाँ, ये वाला पॉइंट याद रखिएगा कि किसी भी कारण लाभार्थियों द्वारा पढ़ाई छोड़ने की स्थिति में, अगर आप मान लेते हैं कि 4 साल का कोई आप बीटेक कर रहे हैं, आपने 2 साल पढ़ाई किया और उसके बाद आपने छोड़ दिया, तो बागे का जो फी है वो जो है सरकार आपके ना आपको देगी और ना आपके जो कॉलेज है उसको देगी। ठीक है। तो पढ़ाई छोड़ने के समय ऋण की शेष राशि संस्था छात्र या उस संस्था को उपलब्ध नहीं कराएगी। ठीक है। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो 12th कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, आपका ये कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। तो योजना का लाभ उठाने के लिए अधिकतम आयु क्या है। तो ये देख सकते हैं इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित होने के लिए ऋण हेतु आवेदन करने की तिथि को आवेदक की आयु 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है। ठीक है। तो नेक्स्ट स्कीम देखते हैं हम लोग, बिहार स्टेट मदरसा स्ट्रेंथिंग स्कीम, यानी बिहार राज्य मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना। ठीक है। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, शॉर्ट में इसको जल्दी से देखते हैं।
तो इससे या आप याद रखिएगा, ये जो योजना है किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, तो याद रखिएगा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसमें क्या है कि जो मान्यता प्राप्त मदरसा है उनमें शिक्षा की जो गुणवत्ता है उनमें सुधार करने हेतु बिहार राज्य मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना शुरू की गई है। ठीक है, तो इस योजना के फायदे क्या हैं उसको एक बार जल्दी से देख लेते हैं। तो इसमें ज्यादा कुछ वो नहीं है, सरकार मेनली इसका फायदा यही कि जो मदरसे हैं उनमें जो भवन है, कार्यालय कक्ष हैं और उनके लिए जो बहुउद्देशीय हॉल हैं, छात्रावास हैं, उनका क्या करना है, निर्माण करना है। ठीक है, उसके अलावा कंप्यूटर और विज्ञान लैब जो होते हैं उनका निर्माण करना है, लाइब्रेरी पुस्तकालय की स्थापना करना है। ठीक है, रसोई घर, भोजनालय, शौचालय जैसी जो बेसिक आवश्यकता है उनको क्या करना है, निर्माण करना है। ठीक है, यही सब इसके फायदे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके पात्रता क्या है उसके देख लेते हैं। तो देखिए, मदरसा सबसे पहले बिहार में स्थित होना चाहिए और जो मदरसा है वो किसी अन्य सरकारी प्राप्त मदरसों द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, और मदरसा जो प्रबंधन समिति है उस पर पिछले 3 वर्षों में कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई होगी, ये एक पात्रता है। उसके अलावा जो मदरसा है उसके पास पर्याप्त भूमि होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा, मदरसे में, ये इंपॉर्टेंट है, मदरसे में 70 से अधिक छात्रों का नामांकन होना चाहिए। ठीक है, ये इसके लिए मेन पात्रता है। ठीक है, उसके अलावा मदरसे में कम से कम 2 वर्ष की मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो कह रहा है इस योजना के लिए आवेदन करने हेतु मदरसा में न्यूनतम कितने छात्र नामांकन की आवश्यकता है, तो याद रखिए कितने, 70 से अधिक छात्र का नामांकन होना आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट है, इस योजना के लिए आवेदन करने हेतु मदरसे को कितने समय तक मान्यता प्राप्त होना चाहिए, तो कम से कम 2 वर्ष से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, तीसरा है, मदरसे के लिए आवेदन हेतु किस प्रकार का भूमि स्वामित्व आवश्यक है, तो मदरसे के पास कानूनी रूप से स्वामित्व वाली भूमि होनी चाहिए। जो मदरसा जो चीज चल रही है वो भूमि कैसी होनी चाहिए, कानूनी रूप से स्वामित्व वाली भूमि होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन है, क्या निजी मदरसा इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, तो केवल बिहार राज्य मदरसा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त मदरसे या अन्य सरकारी मान्यता प्राप्त मदरसे ही इस आवेदन, कोई भी मदरसा हो लेकिन वो क्या होना चाहिए, बिहार राज्य मदरसा बोर्ड द्वारा क्या होना चाहिए, मान्यता प्राप्त होना चाहिए। तो आगे बढ़ने से पहले एक बात छूट गया था, ये जो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम है इसकी शुरुआत जो हुई थी 2 अक्टूबर 2016 को शुरू की गई थी। ठीक है, गांधी जयंती के शुभ अवसर पर। ठीक है, नेक्स्ट, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी देख लेते हैं, बिहार स्टेट जर्नलिस्ट इंश्योरेंस स्कीम। ठीक है, यानी बिहार राज्य पत्रकार बीमा योजना। ठीक है, तो ये सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये जो योजना है बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जो है इसको नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, और इस योजना की जो शुरुआत है 2014 में शुरू की गई थी। ठीक है, इसमें जो क्या है, इसका उद्देश्य जो है जो कार्यरत मीडिया प्रतिनिधि हैं उनको 5 लाख रुपए तक का क्या मिलेगा, वित्तीय लाभ मिलेगा। कब, जब उनका बीमा हुआ रहेगा। ठीक, वो अपना जो इस योजना के तहत वो अपना बीमा कराया होंगे। ठीक है, इसमें क्या है, इस योजना के अंतर्गत जो है मीडिया प्रतिनिधि के जीवन साथी और 2 आश्रित बच्चों को भी बीमा योजना में शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो अभी फायदे की बात मैंने बता दी आपको, 5 लाख तक का क्या मिलेगा, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवरेज होगा। बीमा धारक और उनके आश्रितों, जो उनकी जीवन साथी और जो 2 आश्रित बच्चे हैं उनको 5 लाख तक का चिकित्सा व्यय कवरेज भी होगा। और ये याद रखिएगा, मीडिया प्रतिनिधि प्रीमियम का 20% योगदान करते हैं और जबकि शेष 80% जो है सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। पात्रता की बात करें तो वे क्या होना चाहिए, बिहार राज्य का ये निवासी होना चाहिए और ये क्या होना चाहिए, बिहार में ही क्या करना चाहिए इनको, पत्रकारिता जो अपना मीडिया कवरेज कर रहे हो कहाँ का होना चाहिए, इनका बिहार का होना चाहिए। ठीक है, और इनकी मीडिया प्रतिनिधि की जो आयु है 21 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ठीक है, आवेदक के पास पत्रकारिता में न्यूनतम 5 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। ठीक है, स्वतंत्र पत्रकारों के पास वैध प्रेस मान्यता कार्ड होना चाहिए। ठीक है, किसी निजी समाचार चैनल से संबंध मीडिया प्रतिनिधि को यह सुनिश्चित करना होगा कि चैनल प्रसारण राज्य के कम से कम 20 जिलों तक पहुंचे। ठीक है, तो भी ये इस योजना के पात्र हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट योजना। एक बार जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। इस योजना के अंतर्गत क्या लाभ प्रदान किए जाते हैं, तो बीमित व्यक्ति को और आश्रितों के लिए 5 लाख रुपए तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा और 5 लाख रुपए तक का चिकित्सा व्यय कवरेज शामिल है। प्रीमियम के अंशदान अनुपात क्या है, तो ये याद रखिएगा, सरकार जो है प्रीमियम का 80% वहन करती है, जबकि जो मीडिया प्रतिनिधि हैं जिनका बीमा कवरेज हो रहा है वो 20% का योगदान देते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बीमा कितने समय तक वैध है? तो 1 वर्ष तक वैध है, याद रखिएगा यह बीमा 1 वर्ष के लिए वैध है तथा इसमें वार्षिक नवीनीकरण का विकल्प भी है। आश्रित बच्चों के लिए आयु सीमा क्या है? तो जो उनके आश्रित बच्चे हैं उनकी आयु सीमा पुत्र 23 वर्ष तक, ठीक है, तथा पुत्रिया का जब तक विवाह नहीं हो जाता है तब तक, ठीक है। तो या फिर पुत्र का 23 वर्ष तक, या यदि अध्ययनरत हो तो 25 वर्ष तक, पढ़ाई उनकी जारी है तो 25 वर्ष तक होगा। क्या पहले से मौजूद बीमारियां कवर की जाती हैं? तो हाँ, घोषित और अघोषित बीमारियों को बिना किसी प्रतीक्षा अवधि के कवर किए जाते हैं, ठीक है। यदि कोई मीडिया प्रतिनिधि अपना संगठन छोड़ दे तो क्या होगा? तो इसमें कुछ नहीं होगा, आपको क्या करना है कि तुरंत सूचित करना होगा, ठीक है। कोई भी स्थानीय संपादक या नियोक्ता ब्यूरो प्रमुख को क्या करना पड़ेगा? आईपीआरडी और बीमा कंपनी को तुरंत सूचित करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीमियम भुगतान कैसे किया जाता है? तो जो भुगतान है वो बैंकर चेक या डिमांड ड्राफ्ट या निर्दिष्ट खाते में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। अब बीमा नवीकरण की प्रक्रिया क्या है? तो नवीकरण संबंधित कागजी कार्रवाई वर्तमान बीमा अवधि की समाप्ति से पहले पूरी कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट योजना पढ़ते हैं, निजी तालाबों का जीर्णोद्धार की योजना, ठीक है। तो ये जो योजना है किसके अंतर्गत आती है? तो जो पशु एवं मत्स्य पालन जो विभाग है उसके अंतर्गत ये योजना आती है, ठीक है। तो इस योजना के अंतर्गत जो है जो निजी तालाबों के नवीनीकरण और सुधार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिससे क्या होता है जल संरक्षण और मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है। याद रखिएगा निजी तालाब जो है मालिक उनको उनके लिए ये योजना है, ठीक है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो निजी तालाबों का जीर्णोद्धार करना, जल संरक्षण को बढ़ावा देना, मत्स्य पालन को प्रोत्साहित करना, किसानों की आय में वृद्धि करना, ठीक है। तो योजना के लाभ क्या क्या हो जाएंगे? तो तालाबों की सफाई और मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता दिया जाएगा, मछली पालन के लिए आवश्यक उपकरण की खरीद में सहायता मिलेगी, सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना और जल निकायों के आसपास वृक्षारोपण के लिए सहायता, ठीक है, ठीक है। तो याद रखिएगा अंडर द स्कीम द टारगेट इज टू रिनोवेट 150 हेक्टेयर ऑफ प्राइवेट पॉन्ड, ठीक है। तो इस योजना के अंतर्गत जो टारगेट रखा गया है 150 हेक्टेयर के जो प्राइवेट पॉन्ड है उनको क्या करना है? रिनोवेट करना है, ठीक है, जिसमें से आपको बांटा भी गया है, ठीक है। तो जनरल के लिए कितने हेक्टेयर है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो टोटल 150 हेक्टेयर को क्या करना है? रिनोवेशन करना है, ठीक है, जो भी प्राइवेट पॉन्ड है उसमें से आपको जो अदर कैटेगरी के जो बेनिफिशियर हैं उनको कितना रखा गया है? 86 हेक्टेयर से, याद रखिए जो जनरल है, ठीक है। और जो ईबीसी कैटेगरी के हैं उनके लिए 27 हेक्टेयर है, और जो शेड्यूल कास्ट है 30 हेक्टेयर, और शेड्यूल ट्राइब के लिए 7 हेक्टेयर, याद रखिएगा, ठीक है। तो जनरल के लिए 86 हेक्टेयर और ईबीसी के लिए 27 और एससी के लिए 30 हेक्टेयर, एसटी के लिए 7 हेक्टेयर, ठीक है। और इसमें जो यूनिट कॉस्ट है वो 6 लाख पर हेक्टेयर रखा गया है, ठीक है। तो इसमें आपको ये याद रखना है जो सब्सिडी मिलेगी वो 30% मिलेगा फॉर अदर कैटेगरी, जो भी जनरल कैटेगरी के हैं उनके लिए, और 40% जो सब्सिडी मिलेगी वो एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट एससी एसटी इन जो भी आएगा उनके लिए 40% और जनरल के लिए 30% सब्सिडी। और ये सब्सिडी मिलेगी वो आपको 2 इंस्टॉलमेंट में प्रदान किया जाएगा, ठीक है, काम के आधार पर। एलिजिबिलिटी देख रही थी इस योजना के लिए, एलिजिबिलिटी क्या है? तो जो एप्लीकेंट है वो क्या होना चाहिए? एक फिश फार्मर होना चाहिए, यानी वो मछली पालन करता हो, ठीक है। दूसरा जो है एप्लीकेंट क्या होना चाहिए? प्राइवेट पॉन्ड का ऑनर होना चाहिए, ठीक है, या फिर लीज पे लिया गया हो, कोई प्राइवेट पॉन्ड को लीज पे लेकर के वो चला रहा हो, या खुद उसका वो प्राइवेट पॉन्ड हो। ये 2 एलिजिबिलिटी है उसकी, ठीक है। तो जो क्वेश्चन है उसको एक बार देख लेते हैं। तो कह रहा है कि इस स्कीम का पर्पस क्या है, ठीक है। तो यानी इस स्कीम के क्या पर्पस है? तो इस स्कीम का जो पर्पस है कि जो फिश प्रोडक्टिविटी को क्या करना है? इंक्रीज करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज एलिजिबल टू अप्लाई? तो अभी हमने देख लिया, ऊपर दोनों देख ही लिए, ठीक है। वो क्या होना चाहिए? प्राइवेट पॉन्ड ऑनर होना चाहिए, ठीक। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस स्कीम? ठीक है, तो इस स्कीम का बेनिफिट क्या है? तो इंक्रीज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ठीक है, इनहांस फिश प्रोडक्शन एंड इम्प्रूव्ड पॉन्ड प्रोटेक्शन, ठीक है। तो जो तालाब है उनके प्रोटेक्शन में भी बेनिफिट है और फिश प्रोडक्शन में भी ये हेल्प करेगा, ठीक है। तो सब्सिडी अमाउंट आपको याद रख लेना है, 30% जनरल के लिए और 40% ईबीसी एससी एसटी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है हाउ इज सब्सिडी डिसबर्स? तो जो सब्सिडी होगी 2 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा और बेस्ड ऑन कंप्लीशन ऑफ रिनोवेशन वर्क। जो रिनोवेशन का काम चल रहा है वो कंप्लीट हो जाने पर 2 इंस्टॉलमेंट पे आपको मिलेगा, ठीक है। हाउ कैन वी, तो छोड़ दीजिए, ये बेसिक क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है, ठीक है।
ये डॉक्यूमेंट्स भी कौन रिक्वायर्ड है ये भी जरूरी नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये हाउ इज पॉन्ड सिलेक्शन डन, पॉन्ड को चुना कैसे जाता है, तो बेस्ड ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन रिव्यू एंड सिलेक्टेड बाय द डिस्ट्रिक्ट फिशर्स ऑफिसर, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन लिए जाते हैं और जो डिस्ट्रिक्ट फिशर ऑफिसर है उनके द्वारा ये सिलेक्ट किए जाते हैं, ठीक।